हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान में जो इतिहास में घटनाएं घटी, उनमें जो अमेंडमेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट है, अधिनियम है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इससे पहले जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वह 1600 ईस्वी में भारत में आए थे व्यापारी के तौर पर। उनका कोई भी इरादा यहाँ पर शासन प्रशासन करने का नहीं था। 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। इसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध आता है 22 अक्टूबर 1764 का। इसमें भी ब्रिटिशर्स की जीत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। जो बक्सर का निर्णायक युद्ध था, इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। और 1764 का निर्णायक युद्ध ही था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत दिलाने के बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी इसे मिल गई थी। कंपनी का शासन जो माना जाता है वह 1773 से 1858 तक माना जाता है। इसमें जो अधिनियम पारित हुए थे ब्रिटिश संसद द्वारा, वह कंपनी के शासन हेतु थे। और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक माना जाता है। तो ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट शासन हो जाता है 1858 से इंडिया पर 1947 तक। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे एग्जाम में बार बार यह पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका प्रमुख, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट करना, किसी चीज़ को चालू करना, संचालित करना। तो इसका प्रमुख कारण था कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कार्यों को नियंत्रण और संचालित करना। ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण कर सके और उसका अच्छे से संचालन कर सके। बंगाल के जो गवर्नर थे, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो बम्बई के और मद्रास के गवर्नर थे, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, मुख्य रूप से उनकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्य था वह क्या था? राजस्व यानी कि पैसों से संबंधित जो भी कर इकट्ठा होता था, राजस्व आता था किसी क्षेत्र से जहाँ पर कंपनी शासन कर रही है, और वहाँ के जो लोग थे नागरिक संबंधी, और वहाँ की जो सेना थी सैन्य संबंधी जो रिपोर्ट थी, वह ब्रिटिश संसद में देना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था। राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी जानकारी ब्रिटिश संसद को देना। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो वह थे एलिजा इम्पे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो भी कमियां थी, उसमें जो भी पॉइंट्स छूट गए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर अमेंडमेंट सुधार किया गया। उसके तहत ये अमेंडमेंट एक्ट आया 1781 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। तो इसे हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बरी कर दिया गया, यानी बाहर कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल है बंगाल का और उसकी जो परिषद है, उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। और राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहेंगे, यानी कंपनी के जो हित वाले मामले हैं, जो कंपनी के फ़ायदे से संबंधित मामले हैं, उनको क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील ही नहीं जाएगी। यानी कि यहाँ पर भारतीयों का शोषण हो रहा हो, अगर कंपनी ने कोई रूल रखा है उसके तहत भारतीयों का शोषण हो रहा हो, तो भारतीय वहाँ पर जो यहाँ की जो नागरिक थे, सुप्रीम कोर्ट पर उसको लेकर अपील नहीं कर सकते थे। प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगी। जो प्रांतीय न्यायालय हैं
उनकी जो अपील है वह गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगी। आगे पॉइंट है कि कलकत्ता के जो निवासी हैं वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन तो होंगे, लेकिन उनकी जो दंड व्यवस्था थी वह किसके हिसाब से दी गई थी? तो हिंदू को हिंदू धर्म के हिसाब से उन्हें दंड दिया जाता था और मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म के हिसाब से उन्हें दंड दिया जाता था। आगे आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट्स हैं जैसे कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था वह ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी भारत के क्षेत्र जीते हुए थे हड़प नीति द्वारा या विलय नीति द्वारा। विलय नीति कौन लाया था? विलेजली लाए थे, ठीक है। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी। तो इनके द्वारा जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र में कर लिए थे, अपने आधिपत्य में कर लिए थे, तो वह जो क्षेत्र थे अब कंपनी के अधीन वाले क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन क्षेत्र कहलाए जाएंगे। और कंपनी के वाणिज्यिक कार्य और राजनैतिक यानी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो कार्य थे वह दोनों अलग अलग कर दिए गए। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग किस एक्ट के तहत किए गए? 1784 के एक्ट के तहत किए गए। पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कंपनी का क्षेत्र कब कहलाया? 1784 में कहलाया, ठीक है। और राजनैतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए जो नियंत्रण बोर्ड था उसका गठन किया गया। सबसे पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया राजनैतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए। और वाणिज्यिक मामलों के लिए यानी कॉमर्शियल मैटर्स को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले से ही थी, निदेशक मंडल जिसे कार्यकारी परिषद भी कहते हैं, तो इसके अधीन वाणिज्यिक मामलों को रखा गया, ठीक है। इसे हमको याद रखते हुए चलना है, भूलना नहीं है। तो एक्ट ऑफ 1786 इसके बाद आता है। अभी हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद आता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और अब आता है एक्ट ऑफ 1786। तो यह बहुत ही छोटा सा, इसमें 2 पॉइंट्स मुख्य रूप से याद करने काबिल हैं कि जो 1786 का एक्ट था उस समय जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वह कॉर्नवालिस थे। और कॉर्नवालिस ने यह प्रस्ताव रखा कि जो विशेष मामलों में काउंसिल जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके जो निर्णय हैं उसके ऊपर यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें जो मेंबर हैं उनके ऊपर शक्ति दी जाए गवर्नर जनरल को, ठीक है। विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय को अधिभावी या फिर उसको ना मानने का अधिकार कॉर्नवालिस ने कहा कि गवर्नर जनरल के पास होना चाहिए। और गवर्नर जनरल को सेनापति कमांडर इन चीफ का पद देना चाहिए, यानी गवर्नर जनरल को ही सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद दे दिया जाए, या 1786 के एक्ट में कहा गया। इसके बाद 1786 के एक्ट के बाद जितने भी आए थे वह सभी कौन से थे? चार्टर एक्ट थे, ठीक है। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट आता है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी का एकाधिकार जो मोनोपॉली थी कंपनी की, वह जो जैसे ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ वो क्या करती थी कि भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही भारत में व्यापार होगा, तो ये एकाधिकार होता था, ठीक है, कि भारत के क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्या होगा कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन की तरफ से व्यापार करेगी। तो कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें 20 वर्ष के बाद 1793 में आता है जैसे चार्टर एक्ट, तो चार्टर एक्ट फिर इसके बाद आएगा 1813 में, फिर इसके बाद आएगा 1833 में, फिर इसके बाद आएगा 1853 में। तो 20-20 वर्ष के बाद ये चार्टर एक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि 20 वर्ष तक के लिए मोनोपॉली को बढ़ा दिया गया, एकाधिकार को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी के कर्मचारी जो थे उनको जो राजस्व यानी वेतन देना होता था वह भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। भारत के राजस्व से मतलब है जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र था उससे जो कर टैक्स इकट्ठा हुआ होता था, जो लोगों से वो कर वसूल करते थे, लगान लेते थे, उसी के द्वारा जो पैसे आते थे उसी से वो कंपनी के कर्मचारियों को और कंपनी का जो भी शासन प्रशासन जो भी उनके उसमें वित्त खर्च आता था वह भारत के राजस्व से देते थे। भविष्य के जो गवर्नर जनरल को अधिभावी शक्ति विस्तारित कर दी गई, यानी कि 1700
इसके पहले जो अभी आया था ये चार्टर एक्ट 1786 कार्नवालिस के दौरान ने मांगा था ये कि जो भी ये 2 पॉइंट दिए गए विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करना या ना मानने का अधिकार कमांडर इन चीफ का पद, इसे आगे के सभी गवर्नर जनरल को विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें चाय और चीन को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जो मोनोपोली थी कंपनी की, नहीं सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें, इसमें चाय के विषय में एकाधिकार था, वह चाय का व्यापार करे और चीन के साथ व्यापार करे। बाकी सभी चीज़ों के साथ व्यापार ब्रिटेन की कोई भी व्यापारिक कंपनी कर सकती थी, व्यापारिक कंपनी कर सकती थी। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, इसमें सबसे पहले 1813 में यह मिलता है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार की जो मंजूरी दी गई थी वह 1813 में दी गई थी, और ईसाई मिशनरी का भारत आगमन को मंजूरी दी गई थी ताकि वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में आकर कर सकें। और 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने हेतु इसमें प्रावधान किया गया था। स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाने को भी अधिकृत किया गया। आगे आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें पूर्ण रूप से एक कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी देश की जो शासन व्यवस्था है उसका केंद्रीकरण करने का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया कि गवर्नर जनरल जो सिर्फ बंगाल का होता था वह अब पूरे देश का इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और क्वेश्चन आता है कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था विलियम बेंटिक। पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार व कार्य समाप्त कर दिए गए। कंपनी व्यापारिक निकाय से अब प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी पूर्ण रूप से, और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में नया सदस्य जोड़ा गया जिसे हम विधि सदस्य कहते हैं। तो सबसे पहला विधि सदस्य कौन था, वह था मैकाले। गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल काउंसिल में नया सदस्य विधि सदस्य के रूप में मैकाले को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला आता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। तो विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। इसमें बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। विधि निर्माण यानी कानून बनाने हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ भी इसमें किया गया। देखो 1833 में सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया था जिसे रद्द कर दिया गया, लेकिन 1853 में यह पूर्ण रूप से चालू किया गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए खुली प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें भारतीय भी पूर्ण रूप से उसमें भाग ले सकें बिना किसी भेदभाव के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो, इसका सेकंड पार्ट इस चैनल में मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।